हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम क्यों आया, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी, और ये आप मान लीजिए जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम एटम के बारे में एक एक करके मॉडल पढ़ते जा रहे हैं, सक्सेसिवली पढ़ते जा रहे हैं और एटम की स्ट्रक्चर को डिस्कवर करते जा रहे हैं। डेट इज़ द फाइनल क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, दैट इज़ फाइनल। इसके बाद अब कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि श्रोडिंगर जो आए, उन्होंने जो कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल दिया, उन्होंने पूरे एटम की स्ट्रक्चर को क्लैरिफाई कर दिया अपने मॉडल से। उनका वेव मैकेनिकल मॉडल था, उन्होंने पूरा उसको क्लैरिफाई कर दिया, कुछ नहीं छोड़ा। और उन्होंने एक पॉइंट्स को इतना अच्छी तरह से क्लियर करा कि जो है सब कुछ क्लियर हो गया कि एटम की स्ट्रक्चर कैसे क्या है, कौन से शेल में क्या कौन सा इलेक्ट्रॉन सिचुएटेड होता है, किस तरह से होता है, सब कुछ उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया। ठीक है, तो अब इसमें उन्होंने ऐसा क्या बताया? ठीक, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ते चले, हम एक बार रिवाइज जरूर करेंगे इसको अच्छे से समझने के लिए कि हमें ये मॉडल समझ में आए। उससे पहले हम थोड़ा सा बैक में चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने देखा एक थॉमसन मॉडल आया था। थॉमसन मॉडल में क्या बताया गया था, आपको याद हो? तरबूज में बीज की तरह, तरबूज हमारा पॉजिटिव चार्ज है और उसमें बीज की तरह इलेक्ट्रॉन है। नहीं, फिर इसको डिस्कार्ड करके क्या आया? रदरफोर्ड मॉडल आया। रदरफोर्ड मॉडल में क्या बताया गया भाई, अब डिस्कवरी हो गई थी न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस बीच में है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। ठीक, अब ये उसकी स्टेबिलिटी नहीं बता पाए, उनकी स्टेबिलिटी बताने के लिए यहाँ पर क्या हुआ, एक ब्रेक दिया गया और स्पेक्ट्रम की स्टडी हुई। ठीक है, लाइट की स्टडी हुई, पार्टिकल नेचर निकल कर आया। ठीक, पार्टिकल नेचर आ गया। जब इतना सब कुछ हो गया तो फिर फाइनली नील्स बोर आए। नील्स बोर का हमने मॉडल पढ़ा। उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने पार्टिकल नेचर पर बहुत ज़्यादा जोर दिया और उन्होंने बताया था कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं और उनकी एनर्जी फिक्स रहती है। जब वो एक अपनी ऑर्बिट को छोड़कर दूसरी ऑर्बिट में जाते हैं तो एनर्जी लेते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आता है। ठीक है, और जब वापस उसमें लौट कर आते हैं तो एमिशन स्पेक्ट्रम होता है। ये नील्स बोर ने बताया था। बहुत कुछ कमियां इनमें भी रही थी। अब हम इनकी लिमिटेशंस पे ध्यान देते हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट मैंने आपको बताया था, एक से एक बाद में मॉडल्स क्यों आते हैं, इनमें जो कमी रही उनको दूर करने के लिए रदरफोर्ड मॉडल आया। रदरफोर्ड मॉडल की जो कमियां रही उनको दूर करने के लिए नील्स बोर का मॉडल आया। ये मैंने आपको पहले क्लियरिफाई कर दिया था नील बोर मॉडल में कि रदरफोर्ड की क्या कमियां थी जिससे कि नील बोर मॉडल आया। अब हम जो है, अब हमें पढ़ना है, वो क्या पढ़ना है कि नील बोर में के मॉडल में क्या कमियां रही थी, जिनको पूरा करने के लिए हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, डी ब्रॉगली वेवलेंथ पढ़ी थी। ठीक है, डी ब्रॉगली पढ़े थे, फिर हाइजेनबर्ग पढ़े थे हमने, उनका प्रिंसिपल पढ़ा था। ठीक, अब हम क्या पढ़ेंगे? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। अब ये करके हमारा पूरा जो एटम की स्ट्रक्चर है क्लैरिफाई हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या क्या पॉइंट्स क्लियर हुए? ये पॉइंट्स, ये जो सब निकल कर आए, क्यों निकल कर आए? क्योंकि बोर्स मॉडल की जो लिमिटेशंस थी उनको इन्होंने काफ़ी हद तक दूर कर दिया। आपको याद हो, मैंने 7 लिमिटेशंस आपको बताई थी बोर्स मॉडल की। ठीक है, आपको याद है? मैं एक बार और रिवाइज करा देती हूँ। 7 लिमिटेशंस में पहली लिमिटेशन हमने पढ़ी थी कि जो बोर है, उन्होंने बताया था, बोर ने बताया था कि सर्कुलर ऑर्बिट जो होती है इलेक्ट्रॉन की, वो उसमें कैसा होती है? प्लेनर होती है, 2D होती है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं वो 2D में लगाते हैं, यानी एक्स और वाई डायरेक्शन में। जबकि एक्चुअली क्या होता है, ये 2D ना होकर 3D डायरेक्शन में होता है। 3D यानी कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस एंड दैट इज जेड एक्सिस, तीनों डायमेंशन में चक्कर लगाते हैं। ऐसे भी मूव करेंगे, ऐसे भी करेंगे और ऐसे भी करेंगे, तीनों दिशाओं में मूव होता है। तो ये क्लैरिफाई, ये नील बोर की सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, उसको किसने पूरा करा? क्वांटम मैकेनिकल ने पूरा किया। ठीक, दूसरा ड्रॉबैक क्या था? दूसरा था कि उनका जो मॉडल था वो एक्सप्लेन कर रहा था केवल और केवल ऐसे स्पीशीज को जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और ये मैं आपको बता दूं, ये जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है ये भी सिर्फ उन्हीं स्पीशीज पे लागू होता है जिनमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए ये भी नहीं है। ठीक है,
मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल नहीं है। ठीक है, इतनी डीप स्टडी तब नहीं हो पाई थी। ठीक, तो ये आप समझ लीजिए, या तो ये ड्रॉबैक बना हुआ है अभी तक, आप इसको इस तरह से मान सकते हैं। तीसरा ड्रॉबैक क्या था? तीसरा मैंने बताया था आपको कि ये जो मॉडल है पार्टिकल नेचर पर डिपेंड करता है, बोर्स मॉडल, लेकिन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ये वेव नेचर पर डिपेंड करता है। इसने वेव भी माना है और पार्टिकल भी माना है, ये दोनों नेचर, इसने ड्वेल नेचर ली है। क्या ली है? ड्वेल नेचर ली है, और उसने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया। ठीक, फोर्थ मैंने ड्रॉबैक क्या बताया था आपको बोर्स मॉडल का? फोर्थ ड्रॉबैक ये बताया था कि जो उन्होंने ये कहा था कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की पोजीशन और वेलोसिटी को हम एक साथ डिफाइन कर सकते हैं, जबकि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। पोजीशन और उसका मोमेंटम या वेलोसिटी एक साथ डिफाइन नहीं की जा सकती। इस चीज़ को प्रूव किया था हाइजेनबर्ग ने। तो फोर्थ ड्रॉबैक हमारा हाइजेनबर्ग ने पूरा कर दिया। ठीक है, एक इन्होंने पहला किया, एक इन्होंने तीसरा कर दिया। ठीक है, दूसरा अभी भी बना हुआ है, दूसरा बना हुआ है, तीसरा कर दिया, चौथा इन्होंने पूरा कर दिया हाइजेनबर्ग ने। ठीक है, अब पांचवा क्या था? जो उन्होंने ये बताया था MBR = NH/2π, नील्स बोर ने बताया था MBR = NH/2π, इसको वो जस्टिफाई नहीं कर पाए। इनको जस्टिफाई किया था डी ब्रॉगली ने। डी ब्रॉगली ने पांचवा भी कंप्लीट कर दिया उनका ड्रॉबैक। सिक्स ड्रॉबैक क्या था उनका? जो नील्स बोर मॉडल था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे जो फाइन स्ट्रक्चर्स आती हैं। फाइन स्ट्रक्चर होती है स्पेक्ट्रल लाइन की, मैंने आपको बताया भी था, जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम में एक लाइन आ रही है, ये भी पतली पतली लाइंस में डिवाइड जाती है, डेट इज फाइन स्ट्रक्चर। इसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे बोर्स, इसको एक्सप्लेन किया है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने। ठीक है, सिस यानी कि सिक्स वाला इन्होंने कंप्लीट कर दिया। सेवेंथ किया था ड्रॉबैक, वो स्पेक्ट्रल लाइन की स्प्लिटिंग जो मैग्नेटिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है उसको नहीं बता पाए थे। जैसे एक लाइन आ रही है स्पेक्ट्रल लाइन, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो स्प्लिटिंग होती है उसको नहीं डिफाइन कर पाए थे, उसको भी डिफाइन कर दिया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में। अब बताओ आप, कोई ड्रॉबैक बचा है ऐसा? बस जब सारे ड्रॉबैक पूरे हो गए, पूरा मॉडल क्लैरिफाई हो गया, पूरी स्ट्रक्चर क्लैरिफाई हो गई, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की पूरी स्टडी हो गई। और ये पूरी स्टडी किसने फाइंड हुई? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से। यानी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इलेक्ट्रॉन की स्टडी को क्लैरिफाई करता है। ठीक है, अब किस तरह से किया? श्रोडिंगर ने किया था। श्रोडिंगर की क्या वेव इक्वेशन है, किस तरह से उन्होंने किया था, वो हम अब स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। अब आपको पूरा क्लियर हो गया है शुरू से लेकर आखिर तक एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटम का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ, क्या क्या डिस्कवरीज हुई, क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स हुए, जिससे कि फाइनल जो आज हम एटम का मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं वो हम किस तरह से पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम करेंगे, वो सब कहाँ से आया है, उसका पूरा विकास आपने डेवलपमेंट पढ़ लिया। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक, अब हम पढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। आप इसको लिखते भी जाएं, हम स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं और उस चीज को क्लियर भी करते जाएंगे। ठीक है, चलिए पहले क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। द मैथमेटिकल description of wave nature of particle is called wave mechanics और क्वांटम मैकेनिक्स। क्या समझ में आया इससे? किसी पार्टिकल की जो वेव नेचर होती है उसको जब हम मैथमेटिकल डिस्क्राइब करते हैं तो उसे हम वेव मैकेनिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। In this
to explain the wave nature of electron, the relation between wave function psi of electron and its energy is described. अब इसमें हम क्या पढ़ते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन की जो वेव रिलेशन होती है उसका वेव फंक्शन से और उसकी एनर्जी से क्या रिलेशन होता है वो हम पढ़ेंगे। ये चीज़ें भी क्या है हम इसको और आगे क्लैरिफाई करके पढ़ेंगे। लिख लिया आपने इतना, ठीक है। इसके आगे लिखिए, इट वॉज एरविन श्रोडिंगर who developed a new model of atom in 1920. He incorporated the idea of quantization and the conclusion of de Broglie's principle in his model. इतना लिख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन से in this model the behavior of the electron in an atom is described by the mathematical equation called Schrödinger wave equation. इक्वेशन लिख लीजिए, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर पर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ये क्या है हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब आप कहोगे भाई क्या चीज पकौड़े बना दिए, ठीक है। जो बच्चे मैथ्स के टच में नहीं हैं उनको थोड़ा लगेगा, लेकिन आप समझेंगे स्टेप बाय स्टेप सब समझ में आएगा। मैं आपको बताऊंगी कि चीज़ हेयर एक्स वाई जेड ये है 3 डायमेंशनल, इसको लिखिए 3 स्पेस कोऑर्डिनेट्स। m is equal to mass of electron, p is equal to Planck constant
E इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, V इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, psi इज इक्वल टू वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। मैं इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट में इस तरह से लिखती हूँ, आप इलेक्ट्रॉन बड़ा भी ले सकते हैं, वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। देखिए डेल स्क्वायर से अपन डेल एक्स स्क्वायर, ये जो आप पहले से नोट कर लो तब मैं बताती हूँ, नोट कर लो, आप कर लिया नोट, ठीक है। डेल स्क्वायर से अपन डेल एक्स स्क्वायर, जो 3 डायमेंशन, ये साई जो है यहाँ पे ये वेव फंक्शन है इलेक्ट्रॉन वेव का, डेट इज एम्पलीट्यूड, ठीक है। जो वेव होती है उसका एम्पलीट्यूड, और एक्स वाई जेड के 3 डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। मैंने आपको क्या बताया, इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर वेवी मोशन करता है इन 3 डायमेंशन स्पेस। वो केवल एक जगह नहीं घूमता, वो ऐसे भी घूमता है एक्स डायरेक्शन, वो वाई डायरेक्शन में घूमता है, वो जेड में घूमता है। तो इसलिए हमने तीनों डायरेक्शन में लिया है इसको, ठीक है। ये हमारी टोटल एनर्जी है ये हमारी, और ये पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। और ये हमारे 8 पाई स्क्वायर अपॉन स्क्वायर स्थिरांक हो गया, एम इक्वल टू वेट हो गया, मास हो गया उसका इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। साइज इक्वल टू वेव फंक्शन हो गया, ठीक। इतना क्लियर हुआ, चलिए इतना लिख लिया, ठीक है। इसके आगे लिखिए, द एवब एक्सप्रेशन कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एस। अब एक चीज को कहने के कई तरीके होते हैं ना, देखिए एक ये फंक्शन होता है, इसे बोलते हैं हम लाप्लासियन ऑपरेटर, ठीक। चलिए अब पहले लिखते हैं तो बताते हैं क्या है ये विचित्र सी चीज। अब भाई जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है इन सिंबल्स को, ठीक है, उनके लिए प्रॉब्लम है। तो हम, ये क्या चीज़ है और ये क्या है, देखिए लाप्लासियन ऑपरेटर की जो वैल्यू होती है डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है, ये होती है। अब हमने इस दोनों तरफ स्क्वायर कर देगा, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर कर दिया भाई दोनों तरफ। स्क्वायर करने पर क्या हुआ, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो आप अभी जो आपने टर्म लिखी है, ठीक है, उसमें आप चेक करो ये चीज़ जो है इसमें आगे ये लिखा हुआ है, वो टर्म कुछ इस तरह से है, इससे पहले जो हमने लिखी है कुछ ये वाली टर्म है, ठीक है। हमने उसमें साई कॉमन ले लिया और पूरी ये वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दी। बात क्लियर हो गई, देखो आप अभी आपने लिखी है, ठीक है, साई कॉमन ले लिया, ये वैल्यू पुटअप कर दी, और ये किसके बराबर, लाप्लासियन ऑपरेटर। यहाँ पर लिख लो दिस इज लाप्लासियन ऑपरेटर, ठीक है। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम में वैल्यू आती है व्हाट इज द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो ये भी सही है, ठीक है, वो भी सही है और ये भी सही है, ठीक, ये आपने नोट कर लिया, ठीक है। अब हम थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं ये है क्या चीज। मैं इतनी देर से वेव फंक्शन किए जा रही हूँ, बच्चे सोचेंगे फंक्शन, वेव फंक्शन क्या चीज है ये भाई, ये चलो भाई, ये न्यूक्लियस है, ठीक, पहले समझ लो थोड़ा सा, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर, अब एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया गया उन्होंने, एक इलेक्ट्रॉन वेवी मूव कर रहा है वो, अब उसको थोड़ा बड़ा बनाऊं तो ऐसे बनेगा, ऐसे 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 ऐसे, भाई ये पॉजिटिव चार्ज है, आपसे कहा जाए आप मूव करो बेबी मूव, तो आप ऐसे से घूमोगे, ऐसे 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 बेबी मूव करोगे, ठीक है भैया। और जहाँ से जुड़े थे वहीं पर आके, जिस जगह से शुरू किया था वहीं पहुँच गए,
दैट इज वेवी मोशन। तो ये जो वेवी मोशन है, तो ये क्या है? एक तरह से ये इलेक्ट्रॉन का पाथ ही तो है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का पाथ है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? वेव फंक्शन। मैथमेटिकली इसको क्या नाम दिया गया है? वेव फंक्शन। भाई मैथमेटिकली हमें कोई चीज निकालनी है तो कोई ना कोई नाम तो देंगे, दैट इज वेव फंक्शन। वेव का फंक्शन, वेव कैसे फंक्शन करती है, क्या काम करती है, ये इलेक्ट्रॉन वेव कैसे घूम रही है, उसका पाथ, दैट इज वेव फंक्शन। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। ये जो वेव फंक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन पाथ, ये इलेक्ट्रॉन का जो एम्पलीट्यूड है वो 3 डायमेंशन बनाती है। अब एम्पलीट्यूड क्या चीज होती है? चलो भाई ये भी समझे एम्पलीट्यूड क्या है। देखो, जो वेव होती है, मैंने क्या बताया, वेव में इंटरफेरेंस होता है, लाइट में इंटरफेरेंस होता है, वेव में इंटरफेरेंस होता है। वेव को हम किस तरह से नोट करते हैं? इस तरह से, ये साइन वेव होती है, कॉस वेव। ठीक है। जो हमारी वेव होती है वो क्या होती है? साई ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा। ठीक, ये आपने पढ़ा होगा, ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा। इसको थोड़ा सा और नीचे लिख लेती हूँ। वेव के लिए क्या कहा गया है? ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा, दैट इज वेव। ठीक है। साइन और कॉस में हम वेव को लेते हैं। ये पॉजिटिव, ये क्या है? इसका एम्पलीट्यूड है। कितना ऊपर जाती है, कितना नीचे जाती है, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा वो वेव उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। ठीक है। तो साई क्या है? दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। लेकिन ये जो साई है ये ग्रीक लेटर से लिया गया है, लेकिन इसका कोई अपना सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। सिग्निफिकेंस किसका होता है? साई स्क्वायर का होता है, दैट इज द एम्पलीट्यूड इन द 3 डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो 3 डायमेंशन मूव करता है, मैंने बताया ना, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसमें उसका क्या एम्पलीट्यूड है, उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एट ऑर्बिटल। ये उसको डिनोट करता है। ठीक है। चलिए अभी हम लिखते हैं तो और समझ में आएगा हमको एक एक पॉइंट। देखिए फर्स्ट पॉइंट, इस तरह से लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें पता होने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, वेव फंक्शन is an electron path that is 3-dimensional amplitude of electron wave। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन पाथ है, 3-dimensional amplitude of electron wave, अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इसी में आगे थोड़ा सा लिख लीजिए, शोन बाय ग्रीक लेटर साई। ठीक है, ये बोलते हैं साई। देयर इज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई। ये बात आपको ध्यान रखनी, साई की फिजिकल सिग्निफिकेंस कुछ नहीं होती है। मैक्स बोर्न, एक जर्मन फिजिसिस्ट रहे हैं मैक्स बोर्न, एक्सप्लेन दैट स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन। अब बताओ वेव फंक्शन क्या है? साई। स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन साई इज मीनिंगफुल। साई स्क्वायर इज कॉल्ड ऑर्बिटल और स्पेस वेयर
probability of electron density is maximum. मैक्स बॉर्न ने क्या बताया था, वेव फंक्शन का अगर हम स्क्वायर कर दें साई स्क्वायर, वो मीनिंगफुल है, और वो क्या है, ऑर्बिटर, यानी कि ऐसा स्पेस जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, अब एक चीज और आपको मैं बताऊं, इतना तो आपने जान लिया ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को। अच्छा एक बार बताओ, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि अगर हम एटॉमिक ऑर्बिटल और एटम की स्ट्रक्चर को और ज़्यादा क्लैरिफाई कर रहे हैं तो उसके लिए मैथमेटिकल ऑपरेशन क्यों लिया गया। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन लिया गया इसलिए कि ताकि हम एक एक पॉइंट्स को जान सकें, उसको अंदर से ये निकाल सकें कि आखिरकार क्या चीज़ें हैं, क्या सॉल्यूशन हमारे निकल कर आते हैं जिससे हम उसकी स्ट्रक्चर को और डिफाइन कर पाएँ। तो जब श्रोडिंगर ने जो इस वेव इक्वेशन को सॉल्व किया था और सॉल्व करके जो उनको सॉल्यूशंस मिले थे वो इतने सारे सॉल्यूशंस थे, सारे सॉल्यूशन यूजफुल नहीं थे। उसमें से जो यूजफुल सॉल्यूशंस थे, ठीक है, उन्हीं को ही उन्होंने डिस्क्राइब किया। क्योंकि देखो आप, जैसे मान लिया आप कोई भी चीज़ लाते हो, जैसे आपने सब्जी बाजार से खरीदी, ठीक है, तो आपने बिना देखे सब्जी खरीद ली, ठीक है, तो जब आपने उसको छांटा नहीं, बिना देखे खरीदा, तो जैसे मान लिया आपने आलू लिए तो उसमें कुछ खराब आलू भी आएंगे, आपने टमाटर लिए तो उसमें कुछ सड़े हुए टमाटर भी दुकान वाला डाल देगा, आपने देखा नहीं उसको, ठीक है, बिना देखे मुंह फेर के पराठे खड़े होगा, भाई तू दे दे अपना, मुझे सब्जी खरीदनी नहीं आती। तो भैया उसने मौके का फायदा उठा के सड़ा हुआ टमाटर भी डाल दिया और अच्छा टमाटर भी डाल दिया। तो अब ये सारे जो आपको मिला, आप घर ले आए, मम्मी ने डांट लगाई, भाई तू क्या लिया है, ये तो तुम तो आधे टमाटर खराब लिया है। तो उसमें कितने अच्छे निकले भैया, 1 किलो टमाटर ला, उसमें आधा किलो टमाटर अच्छे निकले, आधा किलो खराब निकले। तो इसी तरह से जो श्रोडिंगर ने जो सोल्यूशन निकाला उसमें बहुत सारे सोल्यूशन निकल कर आए, उसमें सारे काम के नहीं थे, जो काम के थे उन्होंने उसी को ही डिस्क्राइब किया और उसी को ही डिफाइन किया और उसी के बेस पर उन्होंने एटम के स्ट्रक्चर को और क्लैरिफाई किया। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन काम के थे उनको क्या नाम दिया गया, उनको इग्नी फंक्शन नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, इग्नी फंक्शन नाम दिया गया। ठीक, अब हम नेक्स्ट पॉइंट ये पढ़ेंगे, लिखिए, व्हेन इस तरह से लिखिए, द possible and meaningful solutions of wave function satisfying certain conditions are called इग्नी फंक्शन। वेव फंक्शन के लिए जो पॉसिबल और मीनिंगफुल सॉल्यूशंस थे टू वेव फंक्शन, सेटिस्फाइंग सर्टेन कंडीशन, जो कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे थे, उनको क्या नाम दिया गया, इग्नी फंक्शन। ठीक, लिख लिया आपने। ठीक, कितने पॉइंट हो गए हमारे, 4 पॉइंट हो गए। 5th पॉइंट लिखिए, 5th पॉइंट, द इग्नी फंक्शन for an electron is called atomic orbital। इलेक्ट्रॉन के लिए इग्नी फंक्शन क्या कहलाता है, एटॉमिक ऑर्बिटल, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट,
अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको क्या बताया, कई सारे सॉल्यूशन उन्होंने निकाले थे, उसमें से जो मेन था इलेक्ट्रॉन के लिए एटॉमिक ऑर्बिटर। ठीक, दूसरी सबसे बड़ी चीज, अभी आप इसके बाद क्या पढ़ने वाले हो, दैट इज क्वांटम नंबर्स। कौन कौन से क्वांटम नंबर्स आप पढ़ोगे, एन, एल, एम एंड एस, ये 4 क्वांटम नंबर आप पढ़ो। इनमें से जो 3 क्वांटम नंबर हैं ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आए हैं। वो कहां से आए हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। ठीक है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है क्वेश्चन, IIT नीट में पूछा जाता है क्वेश्चन कि एजिमुथल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहां से आया है, ये आया कहां से भाई, मेन बोर्ड से तो कुछ नहीं बताया था, कहां से आया, दैट इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से आया ये। ठीक, दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। इग्नी फंक्शन दैट इज एटॉमिक ऑर्बिटल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। साई और क्या फिजिकल वैल्यू, कोई फिजिकल वैल्यू नहीं है, फिजिकल सिग्निफिकेंस, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस और ये क्या है, दैट इज एम्पलीट्यूड, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक, देखिए इसमें 3 quantum numbers n, l and m are the solution of wave equation। जो वेव इक्वेशन उन्होंने सॉल्व करी थी उसके सॉल्यूशन में ये निकल कर आए हैं। अच्छा, आप कहोगे फिर एस कहाँ से आया, एस यहाँ से नहीं आया, एस यहाँ से आया ही नहीं है, वो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का परिणाम वो वहां से आया है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये 3 क्वांटम नंबर हमको मिले। नेक्स्ट, दिस वेव इक्वेशन को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आप बड़ा लिख लेना, कांट बी सॉल्व फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेते हैं। ठीक है, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया जा सकता। इक्वेशन केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज को ही डिफाइन करती है। पॉइंट्स वेयर psi square is maximum called antinode and point where psi square is minimum called nodes। अभी हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एट नोड psi स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाती है। अच्छा, ये होता क्या है, नोड एंटी नोड, जो एक एटम है उसमें क्या हर जगह इलेक्ट्रॉन हो सकता है, कभी कहीं होगा कभी कहीं होगा। ठीक है, तो जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है दैट इज कॉल्ड नोड। psi स्क्वायर क्या है, एम्पलीट्यूड, जहां प्रोबेबिलिटी 0 है। देखो आप, ये वेव है, देखो एक चीज बता दूं मैं आपको, ये हमारे पास वेव है, ठीक है, साइन वेव है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव एम्पलीट्यूड दैट इज साई। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगी तो ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी, और कुछ किस तरह से चेंज होगी, फिर ये पॉजिटिव में चेंज होके ये इस तरह से बन जाएगी। जो नेगेटिव वाला नीचे था वो ऊपर पहुंच जाएगा, दैट इज पॉजिटिव, स्क्वायर जाएगी। अब आप देखो यहाँ पे ये जो वेव बन रही है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है, वेव का एम्पलीट्यूड कहाँ है, यहाँ सबसे ज्यादा है। ठीक है, वेव सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड की है, तो यहाँ साई स्क्वायर क्या होगा, मैक्सिमम, इस पॉइंट पर मैक्सिमम हो जाएगा क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड है। और इस पॉइंट पर तो ये पॉइंट कहलाते हैं एंटी नोड, जहां पर साई स्क्वायर की वैल्यू सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम है। और यहाँ पर साई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 0, तो ये कहलाएंगे नोड, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है, यानी कि यहाँ इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है। ठीक, तो ये था पॉइंट्स आपके श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के। ठीक है, क्लियर हो गया आपको।
क्या होती है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक, हमने क्या जाना इसमें, हमने ये जाना कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वेव मोशन करता है, वेव की फॉर्म में करता है, साइन वेव होती है, उससे हमारा श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन निकाली जिसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है, हमें ये पता चलता है कि कोई भी जो वेव है उसमें जो एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, दैट इज उसका एटॉमिक ऑर्बिटल कहलाता है। ठीक है, यहाँ से हमें 3 टाइप के मिले हैं क्वांटम नंबर्स, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एजीमुथल क्वांटम नंबर और m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है। ठीक, नोड्स और एंटी नोड्स यहाँ से निकल कर आए हैं हमारे पास। ठीक, तो यानी कि एटम की कंप्लीट स्ट्रक्चर को ये डिफाइन करता है और सारी जो लिमिटेशंस थी उनको क्लैरिफाई करता है। ठीक, तो आज आपका ये श्रोडिंगर वेव मॉडल कंप्लीट हो गया। ठीक, आप पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। ऑल द बेस्ट।